जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज 26 फरवरी की शिफ्ट में आपके सीआरपीएफ के एग्जाम में आपसे क्या क्या पूछा गया और आने वाली शिफ्टों में आपके लिए क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, उसका कंप्लीट एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। क्लास को अंत तक देखिएगा। 100% आने वाली शिफ्टों में यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमसे पहला प्रश्न पूछा गया कि भारत की कितनी सीमा अफगानिस्तान से लगती है। 100 किलोमीटर, 106 किलोमीटर, 108 किलोमीटर या 110 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 106 किलोमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और आप याद करके रखें, ये सबसे कम सीमा है जो भारत से लगती है, किसकी? अफगानिस्तान से। अब दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण सवाल आपको नोट करने हैं। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य, दोस्तों भारत और उसके पड़ोसी देश आपकी परीक्षा में 100% पूछे जाते हैं। नेपाल से सीमा बनाने वाले दोस्तों जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, और एक है दोस्तों सिक्किम। ये दोस्तों इनकी सीमा किससे लगती है? नेपाल से लगती है। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल आपकी आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि इल्तुतमिश ने शीतल का सिक्का, शीतल नहीं होगा यहाँ पर, जीतल का सिक्का किस धातु से जारी किया गया? इसको थोड़ा आप टाइपिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर शीतल नहीं जीतल होगा, जीतल। जो इल्तुतमिश ने जीतल का सिक्का किस धातु से जारी किया था? सोना, तांबा, पीतल, चांदी। तो आपको याद रखना है, इल्तुतमिश ने ये जो सिक्के थे किससे जारी किए थे? ये चांदी से किए थे। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रारंभ किया था। इसको आप नोट करके रखें। ये सवाल अति महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको इल्तुतमिश के बारे में देता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी? 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई थी। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए इल्तुतमिश के समय आक्रमण किसने किया था भारत पर, तो आपको याद रखना है चंगेज खां। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, चंगेज खां। इन्होंने दोस्तों आक्रमण किया था भारत पर। कब किया था? 1221 ईस्वी में किया था। किसके समय में किया था? इल्तुतमिश के समय में किया था। इसको भी आप याद करके रखें। और इनकी रजिया सुल्तान, ये दोस्तों रजिया किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसको भी आप नोट करके रखें। अगर दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक, दोस्तों इनका शासनकाल कब से कब तक रहा है? ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो आपको याद रखना है 1206 से 1210 ये कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल है। इसको भी आप याद करके रखें। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक कब हुआ था, तो आपको याद रखना 1206 ईस्वी में। ये कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनको आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? आप सब जानते हैं भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। आपसे प्रश्न पूछा गया था कि किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम। आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। तो आपको याद रखना है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और एक मिजोरम। ये दोस्तों 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाने वाला सवाल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे दोस्तों अगला प्रश्न पूछा गया कि वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 280, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 112। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइए। चारों अनुच्छेद महत्वपूर्ण हैं, हम चारों बताएंगे आपको। दोस्तों वित्त आयोग, इसका संबंध किस अनुच्छेद से है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 280। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। अनुच्छेद 360 इसके अंदर क्या है? तो आपको याद रखना है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात,
वित्तीय आपात, इसका उल्लेख किसके अंदर है? अनुच्छेद 360। और आपको बता दें भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगा है। दोस्तों याद कीजिएगा, राष्ट्रपति शासन ये कब का है? अनुच्छेद 352। और दोस्तों राष्ट्रपति शासन कब है? अनुच्छेद 356 में है। दोस्तों ये राष्ट्रीय शासन किसके अंदर है? तो आपको याद रखना राष्ट्रीय आपात किसके अंदर है? अनुच्छेद 352। लेकिन राष्ट्रपति शासन किसके अंदर है? अनुच्छेद 356। इसको आप नोट कर लें। और दोस्तों जो वित्तीय आपात किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 360। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए आपातकाल का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 18। इन सब सवालों को आप ध्यानपूर्वक सुने, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। भाग 18। कमेंट करके बताएं मौलिक कर्तव्य इनका उल्लेख किस भाग में किया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। बात करते हैं अनुच्छेद 300A, ये संपत्ति से संबंधित है, संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों आप सब जानते हैं संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। कब? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कब का है? 1978 का है। कौन सा आर्टिकल जुड़ा था? आर्टिकल 300A, आपको याद होगा। अनुच्छेद 112, इसके अंदर किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण आपको याद होगा, इसको हम बजट भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 2023 में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन से हैं? तो दोस्तों इसका आंसर तो बच्चे को पता होगा, बहुत ही सिंपल सवाल है और अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों 2023 में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? सुमन गिल। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता एक ओवर में 7 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ये ऋतुराज गायकवाड़। इसको भी आप नोट करके रखें। एक ओवर में इन्होंने 7 छक्के लगाए हैं, 7 छक्के। इसको आप ध्यान रखें, आपसे अगली शिफ्ट में आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है। बात करते हैं शरत कमल अंचिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इनका संबंध किससे है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। और इनको 2022 में क्या मिला है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको मिला है? शरत कमल अंचिता। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित हैं। कमेंट में छाप कर बताएं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसकी कितनी धनराशि दी जाती है? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। लक्ष्य सेन, इनको दोस्तों ये दोस्तों कौन है? तो आपको याद रखना बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन, ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। इन्होंने दोस्तों क्या जीता है? तो आपको याद होगा ऑल इंडियन ओपन टूर्नामेंट। ऑल इंडियन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है? किसने जीता? लक्ष्य सेन ने। इसको आप ध्यान में रखें। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहां पर किया गया? इस सवाल को मैंने कई बार आपको प्रैक्टिस कराया और आज आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा गया सवाल है। हरियाणा, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश। तो आप सबको पता है 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम इनका आयोजन कहां पर किया गया है? आपको याद होगा मध्य प्रदेश में किया गया है। मैंने आपको इसका विजेता भी बताया था। इसका विजेता कौन बन चुका है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र दोस्तों पहले स्थान पर है इस खेल के अंदर, आपको याद होगा। और दोस्तों सबसे तीसरे मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था? तीसरा स्थान था इसके अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा में क्या होंगे? 37वें राष्ट्रीय खेल। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ होगा? गोवा के अंदर होगा। 36वें दोस्तों कहाँ हुए थे? तो आपको याद होगा 36वें हुए थे गुजरात में। और ये दोस्तों 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ पर आयोजित हुआ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन चौथा वाला कहाँ पर हुआ था? तो आपको होगा पंचकुला, हरियाणा में। आपको नोट करके रखना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। लास्ट में बहुत ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी देने वाला हूँ, बने रहिएगा अंत तक। बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर। गरीबी के मामले में भारत का सेकंड स्थान का किस राज्य का है? यानी कि दोस्तों इससे सवाल ऐसा पूछा गया है कि भारत में गरीबी के मामले में दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? बिहार है, गोवा है, सिक्किम है, झारखंड है। तो आपको याद रखना है, ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और पहले स्थान पर कौन है? बिहार। इसको आप नोट कर लें। बिहार पहले स्थान पर है और झारखंड दूसरे स्थान पर है। दोस्तों जनगणना से आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनेगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? बिहार की। सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है? केरल की। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। ये प्रश्न मैंने आपको कई बार नोट कराया था और आज आपकी परीक्षा में हूबहू आपसे पूछा गया है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया, तो आपको याद करके रखना है। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जल्दी से बताएं कमेंट कर किसके किसके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था। दोस्तों 1526 आपको याद होगा पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, 1526 में। 1761 में दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, कौन सी, तीसरी। और 1556 में पानीपत की कौन सी लड़ाई हुई थी, दूसरी लड़ाई हुई थी। इसके अलावा ये 1757 आपको याद होगा प्लासी का युद्ध हुआ था। इन सब युद्धों को आप याद करके रखें, ये युद्ध बार बार आपसे परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। गुरु शिखर, दोदा बेटा, माउंट डेनाली, माउंट मैकिनले। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अरावली इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको याद रखना है ये गुरु शिखर है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोदा बेटा ये किसकी है, नीलगिरी की। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चोटियां मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट करके रखें। जैसे कि माउंट डेनाली ये किसकी है, उत्तरी अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट डेनाली। माउंट दोस्तों मैकिनले ये किसकी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। दोस्तों माउंट डेनाली को ही माउंट मैकिनले कहते हैं, इनको आप याद रखें। ये दोस्तों ऑप्शन एक ही हो चुके हैं, ठीक है। माउंट मैकिनले को ही माउंट डेनाली कहते हैं। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चोटियां मैं आपको नोट करा देता हूं, इनको आप नोट कर लें, इनको आप सुन लें। अगर आपसे पूछा जाए माउंट एकांक गुआ ये किसकी है, माउंट एकांक गुआ है दक्षिण अमेरिका की है। अगर आपसे पूछा जाए माउंट किलिमंजारो किसकी है, अफ्रीका की चोटी है। किसकी, अफ्रीका की है माउंट किलिमंजारो। अगर आपसे कह दिया जाए अलब्रुज किसकी है, यूरोप की है। अलब्रुज किसकी है, यूरोप की है। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए माउंट एवरेस्ट किसकी है, तो आप सबको पता है एशिया महाद्वीप की है। विल्सन मैसिव ये किसकी है, ये दोस्तों अंटार्कटिका की है। इसको भी आप लिख लें। जितने दोस्तों नाम मैंने बोले उनको आपको लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। 100% आने वाली शिफ्टों में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको यहाँ पर देता हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको आप ध्यान में रखें। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए तुगलक वंश, दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। 1320 से 1325 ये ग्यासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1206 से 1210। ये दोस्तों हिस्ट्री के सवाल हैं और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। अगर आपसे प्रश्न कहा जाए गुलाम वंश इनका शासन दोस्तों कब से कब तक था, 1206 से 1290 इनका शासनकाल था, 1290 गुलाम वंश का। इसको आप नोट करके रखें। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण है, अगर आपसे कह दिया जाए सैयद वंश का दोस्तों प्रश्न अगर पूछा जाएगा आपसे तो आपको याद रखना है सैयद वंश के संस्थापक कौन है, खिर्ज खां। दोस्तों आपको बता दें ये दिल्ली सल्तनत आपकी परीक्षा में बार बार पूछी जा रही है, इनको आप याद रखें। जितने फैक्ट मैंने आपको नोट कराए हैं उसको आप नोट करें। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि क्या महत्वपूर्ण घोषणा है जो मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं। दोस्तों आपको बता दें आपकी परीक्षा में जो जीएस का लेवल है बहुत ही टफ लेवल पूछा जा रहा है। वो कहीं से भी जीएस उठाकर पूछ ले रहा है। लेकिन करंट अफेयर दोस्तों पिछले 3 मंथ की करंट अफेयर आप पढ़ के जाइएगा, 100% एक सवाल आपका गलत नहीं होगा। ऐसे मान के चलिए अगर आपकी 100% में से 60% करंट अफेयर पूछी जा रही है आपकी परीक्षा में, वो भी पिछले 3 से 4 महीने की। इसको आप नोट कर लें। 100% आप इस 30% के चक्कर मत पड़िए, आप इन 60% के नंबर को अपने कवर कीजिए अच्छे से कर इनको आप 3 महीने की करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज करके जाइए। 100% आपको लाभ मिलने वाला है आपकी परीक्षा में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज का जो एनालिसिस है आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।